हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है अ, यूनिट 10 में जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। और आज उसी में आगे की जो जनजाति है, कोल जनजाति के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कोल जनजाति से संबंधित संपूर्ण जानकारी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कोल जनजाति का नामकरण की हम बात करें सबसे पहले, तो कोल जनजाति का जो नामकरण है वो एक शब्द है कोरो या होर या कोरो, जिसका अर्थ होता है मानव। ठीक है, कोल जो शब्द है मूल जो है कुल से बना हुआ है, और इसका अर्थ होता है कुल मतलब किनारा होता है। मतलब जो जनजातियां पर्वतों वगैरह की किनारों पर, नदियों के किनारों पर निवास करती है या बसी हुई है, वो ही क्या कहलाते हैं? कोल कहलाए हैं या कोल कहलाते हैं, सिंपल सी भाषा में बोले तो। फिर आगे बढ़ते हैं, कोलों का मूल निवास स्थान के बारे में देखते हैं। फिर तो कोल जनजाति प्रमुख रूप से आपको मध्य प्रदेश के पूर्वी अंचल में जो बघेलखंड क्षेत्र का एरिया है वहां पे देखने को मिलती है। और प्रमुख रूप से ये रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर, रायगढ़ और मंडला जिले में पाई जाती है। अगर हम मैप के द्वारा देखें तो जैसे ये एमपी का अगर मैप बनाए अपन, तो जैसे ये वाला जो एरिया है पूर्वी क्षेत्र का, तो यहाँ पे आपको जो है कोल जनजाति ज्यादातर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मूल निवास या इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, फिर उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो देखिए, कोल जनजाति जो है ऐसा माना जाता है कि मुंडा समूह की जो है प्राचीन जनजाति है। और इसका जो वर्णन है आपको अग्नि पुराण वगैरह, मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये कोल जो है सोमवंश चंद्रवंश के राजा गंधार के पुत्र जो है, को गंधार के पुत्र कोल को अपना वंशज मानते हैं, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा रामायण में शबरी का उल्लेख है, और शबरी जो है वो कोल जनजाति की थी, तो शबरी के वंशज भी मानते हैं ये अपने आप को। तो ये दो तीन फैक्ट आप इसके बारे में याद रखें, उत्पत्ति के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या के बारे में अगर बात करें हम, तो मध्य प्रदेश की ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार 11.67 लाख जो है इसकी जनसंख्या है, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 7.6% है। फिर हम आगे बात करते हैं उपजातियों की। रोतिया, रोतेला, भडलिया, दशोरा, मडनडा, कगवाटिया, कठोतिया, मवासी, थाकटिया, सेवटिया। अब इसको आप एक थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे जिसके पीछे भी या आएगा, जैसे रोतिया, भडलिया, फिर कगवाटिया, कठोतिया, थाकटिया, सेवटिया, ये सब जब किसी के पीछे या आया तो समझ जाना आपकी ये जो है कुल जनजाति की उपजाति है। थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रखिए आप, और थोड़ा सा इसको एक दो बार रिवाइज कर ले तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो राज्य स्तरीय कोल विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6 जून 2011 को। और इसका उद्देश्य क्या था? तो कोल जनजाति के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना इसका जो है उद्देश्य था। तो आपको ये भी क्या है इसमें याद रखना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इनकी बोली जो है, अब सामान्यतः जो है ये बघेली बोली बोलते हैं कोल, जो क्योंकि ये बघेलखंड क्षेत्र में निवास करते हैं तो उधर बघेली बोली ही बोली जाती है, तो सामान्यतः ये बघेली बोली ही बोलते हैं। फिर आगे इनके आवास के बारे में देखते हैं। तो देखिए, कोल जनजाति के जो गांव है उनके गांव को टोला कहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट पहला, कि भाई कोल जनजाति के गांव को क्या कहते हैं? टोला कहते हैं। और वह क्षेत्र जहाँ कोलों की आबादी जो है सबसे अधिक पाई जाती है उस क्षेत्र को कोल्हान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्हान। तो दूसरा फैक्ट ये निकल के आ गया कि भाई एक तो कोल जनजाति के गांव को टोला कहते हैं, और जहाँ पर ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं या सर्वाधिक इनकी आबादी होती है उस स्थान को कोल्हान कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। कोलों के जो घर है वो घास फूस या मिट्टी से बने होते हैं, जिन्हें मड़िया या झोपड़ी कहते हैं। हाँ, तो ये एक और फैक्ट
तो मड़िया आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कोल जनजाति में मड़िया क्या है। तो मड़िया जो है कोल जनजाति के जो घास फूस या मिट्टी से बने हुए घर होते हैं उनको क्या कहते हैं, मड़िया कहते हैं। फिर अगला है, ये चावल द्वारा भूमि का परीक्षण करके जो है मकान बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसी भी भूमि पर जहाँ पे उनको मकान बनाना है तो ऐसे 4 खूंटे गाड़ते हैं और उन 4 खूंटों पर चावल रख देते हैं थोड़े-थोड़े, और शाम में जाकर वो चावल देखते हैं कि अगर वो चावल कम हो गए हैं, अगर वो चावल क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो मतलब वो जगह जो है इनके मकान बनाने के लिए उपयुक्त है या अच्छी है। ठीक है? तो ये ऐसी कुछ मान्यता है इनमें। फिर आगे बढ़ते हैं, पहनावा वगैरह के बारे में देखते हैं। पुरुष जो है पंचा धोती वगैरह कुर्ता और सिर पर साफा बांधते हैं। महिलाएं जो है धोती या पर्दनी जो है वो यूज करती है, उपयोग करती है। तो ये चीज याद रखेंगे। फिर जन्म संस्कार की बात करते हैं। तो सोबरिया घर, अब ये सोबरिया घर क्या होता है देखिए, जैसे जो कोलों का जो निवास स्थान होता है, इस प्रकार से जैसे इनका घर है तो ये इनका जो हो गया, समझ लो, मान लो ये बेडरूम हो गया, ये किचन हो गया, और ये कुछ अन्य सामान रखने के लिए हो गया, और ये हो गया इनके पशु वगैरह बांधने के लिए। तो ये क्या करते हैं, जिस स्थान पर पशु वगैरह इनके बांधा जाता है वहां पर ही क्या करते हैं, ये प्रसूता या जो गर्भवती महिला होती है वो बच्चे को जन्म देती है। क्योंकि इनका ऐसा माना जाता है कि भाई जो है प्रसूता को जो है या जो गर्भवती महिला उसका जो मतलब उसका जो अम, अम, वो जो बच्चे को जन्म दे वो जो है पशुओं के जो है उनका जो बनाया जाता है पशुओं के लिए अलग से घर वगैरह वहीं पर दे। और पशुधा को ज्यादा दर्द वगैरह होने पर महुआ का मदाइन मदाइन पिलाई जाती है। तो ये भी आप याद रखे, देखिए अलग अलग जनजातियों में जो महुआ की जो शराब होती है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ जनजातियों में उसको मद कहा जाता है, कुछ में मदाइन कहा जाता है। तो आप ये शब्द याद रखिए, मदाइन मद हो गया, ये सब एक ही है। फिर अगला है बच्चे के 12वें दिन बरहवा संस्कार, तो ये भी याद रखें। बरहवा संस्कार किया जाता है, सोहर गीत वगैरह गाए जाते हैं महिलाओं द्वारा, और कोल जनजाति द्वारा इस अवसर पर जो है दहका नृत्य किया जाता है। तो आप ये याद रखें, बच्चे के 12 दिन बरहवा संस्कार, सोहर गीत वगैरह 12वें दिन गाए जाते हैं सोहर गीत, और कोल दहका नृत्य जो है किया जाता है। फिर है मृत्यु संस्कार। तो मृत्यु संस्कार में देखिए, शव को जलाने, दफनाने और जलदाग मतलब जल में छोड़ देने की प्रथा प्रचलित है इन लोगों में। बच्चे जो है बच्चे एवं कम उम्र के जो अविवाहित हैं, मतलब बच्चे और जो कम उम्र के लोग जो है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको सामान्यतः दफनाया जाता है। फिर जो विवाहित होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको जलाए जाने की प्रथा है। तो याद रखें, शवों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, जल को समर्पण कर देने की भी प्रथा है। फिर जो बच्चे और कम उम्र के अविवाहित लोग होते हैं उनको दफनाया जाता है। विवाहित और बुजुर्ग व्यक्ति को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। पर्व या त्योहार, तो कोल जो है सामान्यतः सभी हिंदू त्योहार मनाते हैं। ठीक है? इसके अलावा देखें तो नवाखानी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नई फसल के पकने पर ये कुछ अपने पितरों को और भगवान को कुछ पूजा वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं नवाखानी। फिर अगला है सामाजिक संगठन की बात करते हैं इनके। तो देखिए, कोलों का जो सामाजिक संगठन होता है सामान्यतः इनका जो मुखिया होता है वो टोला, मतलब मैंने बता दिया गांव जो होता है इनका टोला कहते हैं उसको, टोला का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसे चौधरी, महतो या गोरिया कहा जाता है। तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। टोला का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है इसे चौधरी, महतो या गोरिया कहा जाता है। बरुआ क्या होता है, तो ये कोलों का धार्मिक नेता होता है, मतलब धार्मिक कार्य करने वाला व्यक्ति बरुआ होता है। भुईहार क्या होता है, तो ओझा, पंडा, जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ करता है। तो ये भुईहार क्या होता है, वही भुईहार मतलब ओझा ही भी बोल सकते हो कि तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी और पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होता है भुईहार। न्यूतिया, न्यूतिहा जो होता है ये गांव में आमंत्रण देने का काम करता है। जैसे गांव में किसी प्रकार का अगर कोई कार्य हो रहा है, सामाजिक कार्य हो रहा है, विवाह वगैरह हो रहा है, तो गांव में आमंत्रण देने का कार्य करता है न्यूतिहा। तो ये सामाजिक संगठन इनका मुखिया जो होता है टोला, उसको चौधरी, महतो या गोरिया कहते हैं। बरुआ जो है कोलों का धार्मिक नेता होता है। फुहार
हुइहार जो है ओझा होता है, जो तंत्र मंत्र जड़ी बूटी द्वारा क्या करता है, पूजा पाठ वगैरह करता है। और नियुतिहा आमंत्रण देने वाला। फिर आगे है पंचायत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोहिया, इनकी जो कोलो की जो पंचायत है 5 लोगों से मिलकर बनी होती है और उस पंचायत को गोहिया पंचायत कहते हैं। तो ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और अभी भी पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखिए कि कोलो की पंचायत को क्या कहते हैं, तो गोहिया पंचायत। दंड, कोल को कोडई कोडई भाजी, ठीक है। कोलों को पंचायत में जो दंड दिया जाता है, मतलब कोल पंचायत द्वारा जो दंड वगैरह दिया जाता है उसको कोडई भाजी कहते हैं, तो आप ये भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं, फिर इनके नृत्य वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए, कोल दहका ये सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है कोल जनजाति का, बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर दो तलिया है, नारड़ी है, केहरा नृत्य है। तो इनमें से दो के नाम जरूर याद रखें, केहरा और कोल दहका, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। कला की बात करें हम, देखिए कला में आपको कला में आपको जैसे अ, लड़की से लकड़ी से सॉरी लकड़ी से बना एक मांगलिक प्रतीक चिन्ह वगैरह विवाह के समय गाड़ा जाता है, जिसको मगरोहन कहते हैं। जैसे लकड़ी से बन विवाह जब होता है तो इनमें एक परंपरा है कि एक लकड़ी से बना हुआ एक जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में गाड़ते हैं, उसको मगरोहन वगैरह कहा जाता है। फिर गोदना क्या है, गोदना, तो देखिए कोल जनजाति में क्या होता है, बाड़ी जाति की जो महिलाएं हैं कोलों के लिए गोदना का कार्य करती है, उसे गोदनहार कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखें कि गोदना मतलब क्या, तो बाड़ी जाति की जो महिलाएं होती है वो कोलों के लिए गोदना का कार्य करती है, उनको गोदनहार कहते हैं। फिर गीत क्या है, कोल्लू की वाचिक परंपरा के प्रमुख गीत कौन कौन से वो देखते हैं फिर। ठीक है, सोहर गीत, तो इसके बारे में पहले ही बता दिया कि शिशु के जन्म के 6वें या 12वें दिन पर गाया जाता है, और ये गीत जब गाया जाता है तो कोल दहका नृत्य वगैरह किया जाता है। दादर गीत, स्त्रियों द्वारा सामान्य अवसर पर गाया जाता है दादर गीत। अगत, नवरात्रि में गाया जाने वाला गीत है। इसके अलावा हिदली है, कजली है, टप्पा है और जनवासा है। तो ये सारे जो है इस कोल जनजाति से संबंधित गीत है, जो विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा गाए जाते हैं। तो आप इनके नाम जरूर याद रखें। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं इनके नाम, सोहर गीत, दादर गीत, अगत, हिदली, कजली, टप्पा, जनवासा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं तो इनके देवी देवताओं के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ठाकुर देव, तो ये गांव के देवता होते हैं और गांव की रक्षा करते हैं, ऐसा इनमें मान्यता है। बड़का देव जो होता है सभी वस्तुओं में व्याप्त देवता है, महादेव के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो बड़का देव याद रखेंगे, ठाकुर देव याद रखेंगे। अहीर बाबा क्या है, अहीरों के देवता है, लेकिन क्या है कोल जनजाति जो है अहीर लोगों के संपर्क में रहने के कारण ये इनकी भी पूजा करने लग गए हैं, तो अहीर बाबा को भी ये पूजते हैं। घासी घमासान, घासी घमासान क्या है, तो जो कोलों के जो पूर्वज होते हैं ये उनकी पूजा करते हैं, जिसे घासी घमासान देवता के रूप में पूजते हैं पूर्वजों को। ठीक है, सनासी देवी क्या है फिर, देखिए गांव के बाहर पेड़ के नीचे नवरात्रि में पूजा की जाती है। गांव गांव के बाहर जो है पेड़ के नीचे कुछ इनकी पूजा वगैरह की जाती है, नवरात्रि में ये पूजा होती है। और बीमारियों से ऐसा माना जाता है कि ये जो देवी है वो बीमारियों से गांव की रक्षा करती है, तो सनासी देवी भी आप क्या है याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा कोल जनजाति के बारे में वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।